हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी टीचर लर्नर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बीपीएससी पीवाईक्यू का क्वेश्चन जो हमारे TRE-4 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो इसका आंसर है सी, अल्मीड़ा। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1948 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, जो केरल के राजा थे, उनका नाम जमोरिन था। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया और अल्मीड़ा के बाद से सेकेंड नंबर का पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क आया था। और इसका देखेंगे आगे। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने वाली अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में किए थे। अंग्रेज 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। कैप्टन हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण वह उस कंपनी की स्थापना नहीं कर सका। फिर 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के कारण कैप्टन मिल्टन ने सूरत के समीप स्वापल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर वहां से व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बावजूद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद से चौथा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर होगा बी, थॉमस बेस्ट। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये की थी 1632 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार सेवा लोक आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका उत्तर 1632 मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत से हमें यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की,
इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि की व्यापार में थी। इसके बाद से आगे देखेंगे 6वां क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अतिक्रमण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से शुरू हुआ था। यह युद्ध 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी 1746 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। और यह युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो इसको ध्यान से देख लेंगे। एक्स-ला-शापिल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ। तो इस संधि को याद कर लेंगे ध्यान से, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और इसके द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। फिर 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा फ्रांसीसी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। इसका आंसर होगा ए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। क्वेश्चन 9 देखेंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार से सोरा और अफीम प्राप्त होता है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो फिर से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इसका आंसर होगा बिहार। फिर आगे देखेंगे। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब 11 नंबर क्वेश्चन है जिसको सुमेलित करना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी था? तो यह किस देश का निवासी था? इटली का। और जैक्स कार्टियर यह किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस। और जैक्स ड्रेक यह यूनाइटेड किंगडम के। और फर्डिनेंड मैगलेन
यह पुर्तगाल के निवासी थे। तो वह इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है पूरा सही से कि क्रिस्टोफस कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो इटली का। जैक्स कार्टियर तो फ्रांस का। सर फ्रांसिसी ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का। फर्डिनेंड मैकलेन पुर्तगाल का। अब अगला टॉपिक देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे जो बीपीएससी पीवाईक्यू है इस टॉपिक से, तो इसमें सारे हैं, तो इसको देखेंगे। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को। किसको माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव को। तो फिर अगला देखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और 1758 से 60 ईस्वी के बीच और 1765 से 67 के तक बंगाल का गवर्नर रहा क्लाइव। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए। फिर आगे देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। जैसे कि मीर कासिम और शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये एक तरफ थे और दूसरे तरफ अंग्रेज थे, तो जिसमें अंग्रेज जीत गए और ये तीनों इनकी त्रिगुट सेना हार गए। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। जो इसका सेनापति था अंग्रेजों का, वह हेक्टर मुनरो था। और इसके बाद से युद्ध की समाप्ति पर इन्होंने इलाहाबाद की संधि की 1765 ईस्वी में। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया मोहम्मद रजा खां को। इसका आंसर होगा ये। इसके बाद से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी अगस्त में भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उड़ीसा जो पहले उड़ीसा कहा जाता था, इस प्रेजेंट टाइम में इसको उड़ीसा कहते हैं, इसकी दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को यानी कि शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार तो न लेना चाहती थी, न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान रखे, एक मुर्शिदाबाद यानी जिसको बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताय राय की नियुक्ति की। अंग्रेज खुद ही मतलब कर वसूल नहीं कर सकते थे, इसलिए बंगाल का कर वसूलने के लिए मोहम्मद रजा खां को रखे और बिहार के लिए सिताब राय को रखे। मोहम्मद रजा खां उप निजामिन के रूप में कार्य किए। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। यही उत्तरदायित्व का कंपनी था। अब इसके आगे देखेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल को किस राज्य की दीवानी दी, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। आंसर होगा इसका 12 अगस्त 1765। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इलाहाबाद की प्रथम संधि
12 अगस्त 1765 ईस्वी के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद कड़ा के जिले मुगल शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय को संपूर्ण जीवन अपदाव से ग्रस्त रहा। उससे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 के बीच में और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रह गए। इसके बाद से आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन, दैत्य शासन का जनक किसे माना जाता है? तो दैत्य शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, सर लियोनिल कार्टिस को दैत्य शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई। इसके बाद से 6वां क्वेश्चन देखेंगे इसका, बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। इसका आंसर सी होगा। इसका आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, दैत्य शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा दिल्ली नहीं कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को पदच्युत कर दिया। इसके बाद किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो इसका आंसर होगा नेपियर। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। इसका अगला, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो बांटो और राज्य करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। लोगों में फूट डालकर और अंग्रेज यहाँ पे ज़्यादा समय तक रुक पाए। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। आगे देखेंगे, किसने बंगाल में मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो किसने बंगाल में मारवाड़ी की स्थापना की, मतलब मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो हाल्ट मैकेंजी ने। 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भू राजस्व की नई पद्धति को मारवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। मारवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। अतः विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर प्रश्नों में विकल्प सी को ही सत्य माना है। इसके बाद से इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। सेंट्रल डिवीजन, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल और मध्य बंगाल शामिल थे। ढाका डिवीजन, जिसमें पूर्वी और दक्षिणी बंगाल शामिल थे। बिहार और उड़ीसा। आगे देखेंगे,
अब हमारा नया टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। पंजाब और मैसूर से रिलेटेड जितने भी बीपीएससी पीवाईक्यू हैं यहाँ पे सारे दिए गए हैं, तो देखेंगे इसको ध्यान से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कब बनाई? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ को जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, यानी कि फ्रांसीसियों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनसे अपने राज्य को सुदृढ़ और विकसित करने के लिए बहुत सारी सहायता ली। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु संधि की गई? तो 1784 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में यह संधि का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ की। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर और कुछ छोटे भाग को छोड़कर शेष पर सिख मिस्लों का अधिकार हो गया। इधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदार फतह खां और दोस्त मुहम्मद खां की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उसे कोहिनूर का हीरा भेंट किया। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में। इसका आंसर सी होगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अब इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो यह कर्नाटक की थी। अंबाबाई का जन्म 1889 ईस्वी में तत्कालीन मैसूर शासक मैसूर राज्य के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। तो अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन समाप्त हो गया और नेक्स्ट टॉपिक का देखेंगे क्वेश्चन कैसे है। गवर्नर जनरल से और वायसराय से जितने भी क्वेश्चन हैं देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बैटिंग को नियुक्त किया गया था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर ई होगा, कोई नहीं। इसमें देखेंगे आगे एक्सप्लेनेशन में। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बैटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया, जो इस पद पर
1758 से 60 ईस्वी के बीच और 1765 से 67 के बीच 2 कार्यकाल में ये क्लाइव यहाँ पे था। तो आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव था। और इसमें देखेंगे आगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता क्लाइव ही था। इस युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। दैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया। इसमें एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स से दोनों दीवान मोहम्मद रजा और सिताब राय को उनके पद से हटा दिया और दैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार को अपने पास रखती थी। निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी होगा। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी की चरणों में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह अंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया और लगभग 1562 ईस्वी यानी कि 1826 से 1835 के मध्य ठगों को बंदी बना लिया गया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन कारावास कर दिया गया या देश से बाहर निकाल दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया। इसके बाद से इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये डब्ल्यू स्लीमैन को प्राप्त है। ठगों से मुक्ति किसने दिलाई? तो स्लीमैन ने दिलाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरे रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता के रानीगंज के रूप में बिछाई गई थी। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेटिंग ने प्रारंभ किए? कौन कौन से सुधार थे जो विलियम बेटिंग ने किया था? तो ये विलियम बेटिंग ने कौन कौन से सुधार किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया था और उसके बाद से दास प्रथा का उन्मूलन किया था। फिर उसके बाद से ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था। तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2 और 4।
सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोह का उन्मूलन। इसके बाद से आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।